अस्सलामु अलैकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम बेस्ट ट्रिक्स टू रिमेंबर फंडामेंटल राइट्स देखेंगे। बट टॉपिक पे आने से पहले मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात वो ये है कि JKSSB ने कल शाम को JKPSI का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया। जिनका नाम शॉर्टलिस्ट हो रहा है फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, उनको मेरी तरफ से बिग कॉन्ग्रेट्स। लेकिन जिनका नाम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा फॉर फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट, ये मैसेज उनके लिए है। दोस्तों, अगर आप अभी सैड हो, हर्ट हो, या जैसी भी फीलिंग आपको अभी महसूस हो रही है, ठीक है, आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे रह सकते हो, बट आफ्टर 3 days you have to pick yourself up, all right, and start preparing for upcoming exams. बिकॉज अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको बहुत फाइट मारनी है, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो SI फाइनेंस का एग्ज़ाम आने वाला है, पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है, VLW के कल से फॉर्म लगेंगे, इसका भी एग्ज़ाम आएगा। वेटरनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं। ठीक है, इनमें से बस एक बार आपका पेपर सही होना चाहिए और आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा। लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर आप अभी ऐसे बोलोगे कि अब मैं, मेरा क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है, ये एटीट्यूड सही नहीं है। एटीट्यूड ये होना चाहिए कि इस में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आई विल एनालाइज माई मिस्टेक्स। ठीक है, और जहाँ पे जो एरिया मेरा वीक है, आई विल इम्प्रूव दैट एरिया एंड आई विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, जो ड्राइव करता है रियर मिरर में वो देखता है कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, लेकिन सिटिल ही कीप्स ऑन लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज उसको आगे बढ़ना है। रियर व्यू मिरर ज़रूरी होता है, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, आपको रिवर्स नहीं लेनी है अपनी गाड़ी। ठीक है, तो कीप योर स्पिरिट्स हाई एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। ठीक है, और उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है, मेहनत करनी है, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, एक ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा, वो ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी वायरल हुआ वो ट्वीट। इनका नाम है रजत सांबियाल एंड दिस गाय इज़ फ्रॉम सांबा। 10 साल से UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है। इसके 6 के 6 अटेम्प्ट्स ओवर हो गए, ख़त्म हो गए। 3 बार प्रीलिम्स में फेल हो गया, 2 बार मेंस में फेल हो गया, और जो इसका लास्ट अटेम्प्ट था, इसमें इसका प्री निकल गया, मेंस निकल गया, लेकिन इंटरव्यू में 11 मार्क्स से रह गया। ठीक है, लेकिन ये सरप्राइजिंग बात नहीं है। सरप्राइजिंग बात जिसकी वजह से ट्वीट वायरल हुआ वो ये है, एंड स्टिल आई राइज। ये माया एंजेलो एक फेमस ऑथर है, ये उनका एक कोट है, एंड स्टिल आई राइज। बहुत सारी चैनल्स ने इनको बुलाया और इनका जो जर्नी है, इन्होंने अपना जर्नी शेयर किया उनके साथ, एंड बिलीव मी हिज स्पिरिट वॉज लिटरली, ही वॉज हाई, ही वॉज हैविंग हाई स्पिरिट्स। ठीक है, ये बंदा डिमोटिवेटेड बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो इनकी जर्नी भी आप देखो, इनसे आप इंस्पायर हो जाओ। ठीक है, अगर ये 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, 6 के 6 अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए, बट स्टिल ही हैज़ नॉट गिवन अप। तो आपके 1 2 3 या 4 एग्ज़ाम आप दे रहे हो, पिछले 1 1.5 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और आपको लगता है कि आई एम अबाउट टू गिव अप, मेरा एग्ज़ाम नहीं, मैं क्वालिफाई नहीं होगा, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, विनर्स ऑलवेज हैव एक्सप्लेनेशन, लूजर्स ऑलवेज हैव एक्सक्यूजेस। तो अपने आप को धोखा मत दो। ठीक है, एक्सक्यूजेस मत बनाओ। अगर आप को सरवाइव करना है तो आपको बहुत ज़्यादा फाइट मारनी है। ठीक है, तो बी कंसिस्टेंट, बी फोकस्ड। ठीक है, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, और अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी।
ठीक है, दैट इज फॉर श्योर। ऑल राइट, तो ये हो गई पहली ज़रूरी बात। दूसरी ज़रूरी बात वो ये है कि ऑलरेडी हम जम्मू एंड कश्मीर जीके पे वन शॉट वीडियोस ला रहे हैं, और मैं वो सीरीज़ कंटिन्यू करूंगा जब तक हम जम्मू एंड कश्मीर जीके के सारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं करते हैं। एक टॉपिक इसमें आएगा हमारा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये तो मैं आपको कराऊंगा वन शॉट सीरीज़ में, लेकिन आपको अपने एंड से क्या करना है, अपने एंड से आपको हिस्ट्री ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टॉपिक कवर करना है। इसके लिए या तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से जिसने हिस्ट्री ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। अगर ऑलरेडी देखी है तो बहुत अच्छा है, अगर अभी तक या आज तक नहीं देखी है तो आप क्या करो, मैं आपको गूगल ड्राइव लिंक्स प्रोवाइड करूंगा दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उन दोनों लिंक्स पे टैप करके दो पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड कर लो। एक होगी हिस्ट्री ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू, और दूसरी पीडीएफ फाइल है हिस्ट्री ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर। इन दो फाइल्स को आप डाउनलोड कर लो, या तो फिर सीधा प्रिंट आउट निकाल लो, या तो इनसे फिर आप A4 साइज शीट पे नोट्स बना लो, और उसके बाद 2-3 बार रिवाइज करो। वैसे तो मुझे ये फीलिंग आ रही है कि फिलहाल कुछ आने वाले एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन अजम्पशंस पे दुनिया नहीं चलती है। यू नेवर नो, मे बी एग्जामिनर ट्विस्टेड फॉर्म में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले। इस टॉपिक से क्यों मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज जो पिछले साल सीबीटी एग्जाम्स कंडक्ट किए थे जेकेएसएसबी ने इस डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे, काफ़ी सारे। एक एक पेपर में कम से कम 4-4, 5-5 क्वेश्चंस पूछे थे हिस्ट्री ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। लेकिन इसीलिए मुझे लगता है कि शायद कुछ एग्जाम्स में फ़िलहाल के लिए ब्रेक देंगे इस टॉपिक से, और बाकी टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन अजम्पशंस पे दुनिया नहीं चलती है, इस टॉपिक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, इस टॉपिक को भी हम 2-3 बार रिवाइज करेंगे। हो सकता है एग्जामिनर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, हम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारा ये टॉपिक प्रिपेयर होगा। ऑल राइट, ये ज़रूरी दूसरी ज़रूरी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। ऑल राइट, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है बेस्ट ट्रिक्स टू रिमेंबर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर किसी को ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स याद हैं एंड ही डजंट वांट टू रिमेंबर दिस ट्रिक, कोई बात नहीं। लेकिन जिसको याद नहीं है और जिसको लगता है कि कोई ट्रिक होनी चाहिए इसके लिए, तो उनके लिए मैंने आज ये ट्रिक लाई है। ठीक है, हो सकता है किसी को लगे ये डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी आसान है। अगर आप इसको 1-2 बार समझने की कोशिश करोगे, दिस ट्रिक इज़ वेरी इजी। जो पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो डील करता है विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, उसमें आर्टिकल 1 to 4 आते हैं। जो पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो डील करता है विद सिटीजनशिप, और इसमें आते हैं आर्टिकल 5 to 11। और जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो डील करता है विद फंडामेंटल राइट्स, और इसमें आते हैं आर्टिकल्स 12 to 35। ऑल राइट, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं अपनी ट्रिक पे। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि यू हैव टू रिमेंबर दिस सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है, स्टेट बिलीव्स दैट इन द आइज ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल, बट द ट्रूथ इज दैट पीपल विद हाई IQ आर फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, दे relish their life and do not mind the curses of the educated retards। ठीक है, एक बार आप खुद से ये सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करो फिर से। ठीक है, तो जो पहला वर्ड है स्टेट, ये आर्टिकल 12 है, और ये आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्टेट बिलीव्स दैट इन द आइज ऑफ लॉ। इसके बाद है लॉ। आर्टिकल 13 बोलता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट होगा विद फंडामेंटल राइट्स, उसको लॉ नहीं माना जाएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको लॉ नहीं मानेगी। ठीक है, उसके बाद स्टेट बिलीव्स दैट इन द आइज ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल। इसके बाद आता है हमारे पास वर्ड जो हाईलाइटेड है, इक्वल, यानी कि राइट टू इक्वालिटी।
ठीक है। बट द ट्रूथ इज दैट पीपल विद हाई IQ आर फ्री। इसके बाद जो वर्ड हाईलाइटेड है वो है राइट टू फ्रीडम। फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। दे रेलिश, रेलिश मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देयर लाइफ एंड डू नॉट माइंड द कर्सेस, कर्सेस यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द एजुकेटेड रिटार्ड्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यहां से आपको रिटार्ड्स लेना है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी कि आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ऊपर वाला सेंटेंस और यहां से आपको निकालना है सबसे पहला वर्ड आपको हाईलाइट करना है स्टेट, यानी कि आर्टिकल 12। उसके बाद स्टेट बिलीव्स दैट इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कि आर्टिकल 13 ये बोलता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। स्टेट बिलीव्स दैट इन द आइज ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल, यानी कि राइट टू इक्वालिटी इसके बाद आएगा, ठीक है। बट रियलिटी इज दैट पीपल विद हाई IQ आर फ्री, यानी कि राइट टू फ्रीडम। फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके बाद आएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। दे रेलिश, रेलिश मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर से रेलिश, आर से रिलीजन। एंड डू नॉट माइंड द कर्सेस, कर्सेस यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एजुकेटेड रिटार्ड्स, रिटार्ड्स से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि फिर से मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं ये ट्रिक। ये सेंटेंस जब आप याद करोगे उसके बाद आप अपनी कॉपी में हाईलाइट करोगे, यानी कि आर्टिकल 12 डील करता है विद स्टेट। उसके बाद हमारा हाईलाइटेड वर्ड है लॉ, यानी कि आर्टिकल 13 डील करता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद जो हमारा हाईलाइटेड वर्ड है वो है इक्वल, यानी कि राइट टू इक्वालिटी इसके बाद है। बट द ट्रूथ इज दैट पीपल विद हाई IQ आर फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद फ्री यानी कि राइट टू फ्रीडम। फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। दे रेलिश यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रेलिश आर रिलीजन, ठीक है। एंड डू नॉट माइंड द कर्सेस, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सी से आप कर्सेस याद रखोगे, सी से आप कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स याद रखोगे। एजुकेटेड रिटार्ड से आप याद रखोगे, रिटार्ड से याद रखोगे आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। आप एक बार, दो बार, तीन बार इस ट्रिक को, इस सेंटेंस को आप याद करने की कोशिश करो, आप फिर इससे आसानी से ये बना सकते हो। जैसे फिर से मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करूंगा। जैसे आप ये सेंटेंस पढ़ोगे दिमाग में, स्टेट बिलीव्स दैट इन द आइज ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल। यहां से आपको स्टेट हाईलाइट करना है, यानी कि आर्टिकल 12 स्टेट, ऑल राइट। इन द आइज ऑफ लॉ यानी कि आर्टिकल 13 लॉ। एवरीवन इज इक्वल यानी कि राइट टू इक्वालिटी इसके बाद, ठीक है। बट रियलिटी इज दैट पीपल विद हाई IQ आर फ्री, यानी कि राइट टू फ्रीडम। फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। दे रेलिश यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। डू नॉट, दे रेलिश देयर लाइफ एंड डू नॉट माइंड द कर्सेस, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ एजुकेटेड रिटार्ड्स, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रिटार्ड्स आर, रेमेडीज आर, ऑल राइट। आई होप ये ट्रिक आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। इसके बाद हम देखेंगे ट्रिक नंबर 1। ये ट्रिक नंबर 1 क्या है? अब जो, अगर आप देखोगे कि पहला जो राइट इक्वालिटी है इसमें आते हैं आर्टिकल्स 14 to 18। अब हम देखेंगे ये 14 to 18 आर्टिकल क्या है। इसके लिए ट्रिक क्या है? इसके लिए ट्रिक है प्लीज डू नॉट ईट अनरैप्ड टॉफीज। प्लीज डू नॉट ईट अनरैप्ड टॉफीज। इसमें मैंने P हाईलाइट किया है, इसमें D, इसमें E, इसमें U, इसमें T, यानी कि आपको याद रखना है PDEUT, प्लीज डू नॉट ईट अनरैप्ड टॉफीज। और इसको आप कैसे फिर याद रखोगे? इसको आप फिर याद रखोगे यानी कि P फॉर प्लीज, P फॉर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, P फॉर प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। D for discrimination, Article 15, no discrimination on the basis of caste, color, creed, sex, etc. Eat, Article 16, equal opportunities of employment. E for eat, E for employment. Unwrapped toffees, Article 17, abolishment of untouchability. U for unwrapped, U for untouchability. And toffees T and T for titles. Article 18 deals with abolishment of all titles except military and academic. ठीक है, आप इसको कैसे याद करोगे? आप इसको ऐसे याद करोगे। ट्रिक 1 है प्लीज डू नॉट ईट अनरैप्ड टॉफीज, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ
caste, color, creed, sex, etc., equal opportunities of employment, abolishment of untouchability and abolishment of all titles except military and academic. ऐसे आप इसको याद करोगे, ठीक है। यानी कि राइट टू इक्वालिटी जो होता है इसमें आते हैं आर्टिकल्स 14 to 18, और फिर उनको हम कैसे याद करेंगे, इस ट्रिक से उनको फिर हम याद करेंगे, ठीक है। आई होप ये ट्रिक भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। बहुत ईजी है, अगर आप इसको एक बार समझ गए तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा याद करना। इसके बाद जो दूसरी ट्रिक है हमारी वो है जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 आते हैं राइट टू फ्रीडम में, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिक क्या है। ट्रिक है टू मच इन्फ्लेशन हो गई तो सारे आम आदमी रेस्ट इन पीस, मतलब सारे आम आदमी मर गए अगर ज़्यादा महंगाई हो गई। टू मच इन्फ्लेशन तो सारे आम आदमी रेस्ट इन पीस। विदाउट एनी ऑफेंस देयर लाइफ इज इन डेंजर एंड दे कैनॉट गेट गुड एजुकेशन सो दे एट ग्रास। आप इसको फिर से एक बार पढ़ो। टू मच इन्फ्लेशन हो गई तो सारे आम आदमी रेस्ट इन पीस यानी मर जाएंगे, और बिना उनके किसी ऑफेंस के उनकी लाइफ डेंजर में है, और उनको अच्छी एजुकेशन भी नहीं मिल रही है ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से, और खाने के लिए भी कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने घास खाई। ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रिक सेंस बनाए, ये एक थंब रूल होता है चीज़ें याद करने के लिए, ठीक है। नॉट ऑलवेज डज दिस थंब रूल मेक सेंस, बट ये हम याद करने के लिए कुछ भी बना लेते हैं ऐसा वैसा, ठीक है। अब इसको आप कैसे कनेक्ट करोगे, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कनेक्ट करने का तरीका। टू मच इन्फ्लेशन हो गई तो सारे मतलब एस, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 का पार्ट ए है। उसके बाद है आम आदमी यानी कि AAM, ठीक है। तो ये आप कैसे डिकोड करोगे, ये आप डिकोड करोगे ए राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, पहला ए आ गया। उसके बाद दूसरा ए आ गया राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, ए। उसके बाद एम यानी कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि सारे आम आदमी यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एस आ गया इसका। उसके बाद आया AAM, पहला आया राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, दूसरा आया राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, और तीसरा आया राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस क्या होगा, रेस्ट इन पीस का जो आर है ये होता है राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आर फॉर रिजाइड। उसके बाद जो पी है वो होता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। फिर से आपको ये मैं याद कराऊंगा वो कैसे। पहले आप उठाओगे एस, उसके बाद उठाओगे आप आम आदमी, सारे का एस उसके बाद आम, ठीक है। एस यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बाद राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, उसके बाद राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, उसके बाद राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसके बाद रेस्ट इन पीस का आर राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और उसका पी राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये सारे आर्टिकल 19 के पार्ट्स हैं, ठीक है, ABCDEF, ठीक है। ये आपका आई होप ये आपको समझ आ गया यहां तक, ठीक है। उसके बाद जो विदाउट एनी ऑफेंस, उसके बाद है आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये क्या है, इसमें पहले आता है नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, उसके बाद नो डबल जेपेडी, उसके बाद नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इनकी मीनिंग क्या होती है। नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब होता है कि मान लो एक कंट्री है जिसमें चोरी का कोई कानून नहीं है, तो अगर आज कोई बंदा चोरी करता है, आज से 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 साल बाद अगर चोरी करना मतलब कानूनन जुर्म बन जाता है, मतलब कोई लॉ बना दिया जाता है कि अब चोरी करना गुनाह है या अब चोरी करना ऑफेंस है, तो किसी बंदे ने जब ये लॉ नहीं बना था अगर उसने तब चोरी की थी तो अब आप उसको सज़ा नहीं दे सकते। ये आपको समझ आ गया। फिर से मैं बता देता हूं, कोई कंट्री है जिसमें अगर मान लो कोई काम है अभी तक वो क्राइम नहीं माना जाता, मतलब अगर कोई कंट्री है जिसमें कत्ल करना या मर्डर करना क्राइम नहीं माना जाता है, ठीक है। अगर मान लो किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान को मार दिया, उसका मर्डर कर दिया, तो अगर कुछ टाइम बाद एक लॉ बन जाता है कि अब अगर किसी का मर्डर किया जाता है तो उसको क्राइम माना जाएगा, ठीक है।
तो अब आप उस इंसान को सजा नहीं दे सकते जिसने तब वो क्राइम किया था, जिसने तब वो काम किया था जब वो क्राइम नहीं था। यानी कि लॉ से पहले अगर किसी इंसान ने वो काम किया और अगर कोई फ्यूचर में कोई लॉ आया जिसकी वजह से वो काम अब गैर कानूनी हो गया, ऑफेंस हो गया, उस बंदे को आप सजा नहीं दे सकते बिकॉज तब वो लॉ नहीं था। ये होता है नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नो डबल जेपेडी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप किसी इंसान को दो बार किसी सेम गलती के लिए सजा नहीं दे सकते। ठीक है, मान लो किसी इंसान ने, अब यही मान लो किसी इंसान ने चोरी की और ये चोरी करना ऑलरेडी एक क्राइम है। अब आपने इसको मान लो ऑलरेडी 1 साल की सज़ा सुनाई, मतलब इसको जेल हो गई 1 साल की। 1 साल जब ये जेल से छूटा तो आप इसको फिर से इसी क्राइम के लिए जेल नहीं भेज सकते। नो डबल जेपेडी का मतलब होता है कि एक ऑफेंस के लिए आप एक इंसान को 2 बार सज़ा नहीं दे सकते, 2 बार सज़ा नहीं दे सकते। ठीक है, ये इसकी मीनिंग होती है। जो इसका तीसरा पार्ट है वो है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है कि आप किसी इंसान को कंपेल नहीं कर सकते, उस पर जोर नहीं डाल सकते, कि ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि वो खुद के खिलाफ गवाही दे। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब, इसका मतलब ये होता है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आप किसी इंसान को मजबूर नहीं कर सकते, किसी इंसान के साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि वो, आप चाहो ज़बरदस्ती कर रहे हो आप कि आप, उसने कोई गुनाह किया है और आप बोल रहे हो उसको कि आप खुद ही गवाह बन जाओ कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है। किसी इंसान को आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो खुद की विटनेस बन जाए। ठीक है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब यही होता है। ठीक है, हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है बट यहाँ पे मेंशन था तो इसलिए आई थॉट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कमिंग बैक टू द ट्रिक, हमारी ट्रिक थी टू मच इन्फ्लेशन हो गई तो सारे आम आदमी रेस्ट इन पीस, विदाउट एनी ऑफेंस देयर लाइफ इज इन डेंजर एंड दे कैन नॉट गेट गुड एजुकेशन सो दे इट ग्रास। ठीक है, एस से हमारा होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आम आदमी से हमारा होगा राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, दूसरे ए से हो गया राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, और एम से हो गया राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद रेस्ट इन पीस का आर हो गया हमारा राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और पी से हो गया राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद विदाउट एनी ऑफेंस देयर लाइफ इज इन डेंजर, यानी कि इसके बाद हमारे पास है ऑफेंस एंड लाइफ। ऑफेंस का क्या है? ऑफेंस का है आर्टिकल 20, ये होता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। और उसके बाद हमारा था कौन सा वर्ड? लाइफ। लाइफ का होता है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हमारा हो गया ना, विदाउट एनी ऑफेंस देयर लाइफ इज इन डेंजर एंड दे कैन नॉट गेट गुड एजुकेशन, यानी कि आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 6 to 14 ईयर्स का होता है। ठीक है, 6 to 14 ईयर्स के बीच में जिनकी एज होती है उनका फंडामेंटल राइट होता है कि उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, यानी कि विदाउट एनी ऑफेंस देयर लाइफ इज इन डेंजर, दे कैन नॉट गेट गुड एजुकेशन सो दे एट ग्रास, सो दे एट, ATE, यानी कि ये वाला 8 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट्स एंड डिटेंशन। दूसरा जो T है इसका वो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 23, और आर्टिकल 24 होता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि यहां तक हमारी ट्रिक है, मतलब इस वाले पेज पे जो ट्रिक हमारी यूज होती है वो यूज होती है विदाउट एनी ऑफेंस देयर लाइफ इज इन डेंजर, दे कैन नॉट गेट गुड एजुकेशन सो दे एट ग्रास, सो दे एट ग्रास, यानी कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, their life is in danger, right to life and personal liberty, article 21, they cannot get good education, article 21A right to elementary education so they ate grass, protection against arrests and detention, T protection of prohibition of traffic in human beings and forced labor, and E होता है prohibition of employment of children in factories। I hope ये वाली ट्रिक भी आपको समझ आ गई। मूविंग अहेड, जो तीसरी ट्रिक है हमारी वो है PMT देने से पहले यू नीड टू से आई लव एजुकेशन।
पीएमटी देने से पहले यू नीड टू से आई लव एजुकेशन। पीएमटी में जो पी है, आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। पी का आपको याद रखना है प्रोफेशन, यानी कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। एम से आपको क्या याद रखना है? एम से आपको याद रखना है मैनेज, यानी कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। उसके बाद टी, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि पी, उसके बाद एम, उसके बाद टी। पी से प्रोफेशन, एम से मैनेज, टी से टैक्सेस, यानी कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। पीएमटी हो गया। उसके बाद आई लव एजुकेशन, जो आई है इससे आपको याद रखना है इंस्ट्रक्शन, यानी कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, आई से आपको इंस्ट्रक्शन याद रखना है। उसके बाद एल, एल से आपको याद रखना है राइट टू कंजर्व लैंग्वेज एंड कल्चर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ई से आपको ई से आपको क्या याद रखना है? ई से आपको याद रखना है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ई से आपको एजुकेशन से आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस याद रखना है, यानी कि किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जा सकता एडमिशन इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो स्टेट मेंटेन करती है या जिसको स्टेट फंड से एड मिल रहा है। ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, इस ग्राउंड पे आपके साथ क्या बोलते हैं उसको, मतलब भेदभाव नहीं होगा आपके साथ इस पे। ठीक है, तो आई होप ये वाली ट्रिक भी आपको समझ आ गई होगी। एक बार मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पीएमटी देने से पहले यू नीड टू से आई लव एजुकेशन। पीएमटी यानी कि यहाँ से आपको प्रोफेशन रखना है याद, एम से आपको मैनेज रखना है और टी से आपको टैक्सेस, यानी कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। एम से फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स और टी से फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये हो गया पीएमटी। उसके बाद आई से आपको याद रखना है इंस्ट्रक्शन, यानी कि आर्टिकल 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन इंस्टीट्यूशंस। और एल से आपको याद रखना है राइट टू कंजर्व लैंग्वेज एंड कल्चर। और एजुकेशन से आपको याद रखना है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। ठीक है, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ठीक है, आई होप ये ट्रिक भी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आर्टिकल 30 आपको याद रखना है राइट टू माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यहाँ भी आपको एजुकेशन ही याद रखना है, यानी कि एजुकेशन 2 बार आता है। और आर्टिकल 32 ये आपको ऑलरेडी याद है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ठीक है, आई होप ये वाली ट्रिक भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आप एक बार हम फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप याद रखोगे स्टेट बिलीव्स दैट इन द आइज ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल, यानी कि स्टेट से आप स्टेट उठाओगे और इसको बोलोगे आप आर्टिकल 12। इन द आइज ऑफ लॉ इसको बोलोगे आप आर्टिकल 13। एवरीवन इज इक्वल यानी कि राइट टू इक्वालिटी, यानी कि राइट टू इक्वालिटी। बट रियलिटी इज दैट पीपल विद हाई आईक्यू, पीपल विद हाई आईक्यू आर फ्री, यानी कि राइट टू फ्रीडम, आर फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। दे रिलीज देयर लाइफ, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दे रिलीज देयर लाइफ एंड डू नॉट माइंड द कर्सेस, कर्सेस यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ एजुकेटेड रिटार्ड्स। रिटार्ड से आप याद रखोगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, जैसे मैंने याद किया है आपको भी वैसे ही याद करना है। ठीक है, आई होप ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारी पहली ट्रिक क्या थी? उसके बाद हमारी ट्रिक थी, जस्ट ए मिनट, उसके बाद हमारी ट्रिक थी, जो पहली ट्रिक थी वो थी प्लीज डू नॉट ईट अनरैप्ड टॉफीज। ठीक है, प्लीज डू नॉट ईट अनरैप्ड टॉफीज। वो क्या थी? पहली थी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दूसरी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स एटसेट्रा। ई से इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यू से एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टी से एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। ठीक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18।
ये हो गया। इसके बाद जो दूसरी ट्रिक थी वो थी, टू मच इन्फ्लेशन हो गई तो सारे आम आदमी रेस्ट इन पीस, यानी कि सारे आम आदमी रेस्ट इन पीस, सारे आम आदमी रेस्ट इन पीस, इतना आपको याद रखना है। इससे आप क्या बनाओगे फिर? इससे आप बनाओगे ये आर्टिकल 19 के जो 6 पार्ट्स होते हैं वो आप याद रखोगे। पहला पार्ट होता है सारे आम आदमी, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, आम आदमी, राइट टू असेंबल एंड राइट टू असेंबल टुगेदर एंड विदाउट आर्म्स। सी, उसके बाद आम आदमी, दूसरा ए, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, राइट टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद रेस्ट इन पीस, राइट टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद पी, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है, और टू कैरी आउट एनी बिजनेस, ट्रेड और ट्रेड कंसर्न, ठीक है। ये याद हो गया, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, ऑल राइट। इसके बाद विदाउट एनी ऑफेंस, ये हो गया आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 हो गया प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। दियर लाइफ इज इन डेंजर, यानी कि आर्टिकल, ये हो गया आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 हो गया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ। उसके बाद दियर लाइफ इज इन डेंजर एंड दे कैन नॉट गेट गुड एजुकेशन, आर्टिकल 21, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। सो दे एट ग्रास, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट्स एंड डिटेंशन, ए टी, prohibition in traffic of human beings and forced labor, and E, prohibition of employment of children in factories, ठीक है। ये भी हो गया, सो दे एट ग्रास, ठीक है, ये भी हो गया। जो हमारी तीसरी ट्रिक है वो क्या है? वो है पीएमटी देने से पहले यू नीड टू से आई लव एजुकेशन। पीएमटी देने से पहले यू नीड टू से आई लव एजुकेशन। पी से आप क्या याद करोगे? पी से आप याद करोगे फ्रीडम एज टू प्रैक्टिस, ठीक है, फ्रीडम एज टू प्रैक्टिस, जस्ट ए मिनट, आप क्या याद रखोगे? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। जो एम है वो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, और टी है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। उसके बाद फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और उसके बाद एल, इसके बाद ये आर्टिकल 29 का फर्स्ट पार्ट होता है राइट टू कंजर्व लैंग्वेज एंड कल्चर। और जो एजुकेशन है ये आपको 2 बार याद रखना है। पहला जो आर्टिकल 29 का सेकंड पार्ट है वो होता है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। और एक बार आपको एजुकेशन याद रखना है, आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और आर्टिकल 32 होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। आई होप ये चारों ट्रिक्स आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होंगी, बिकॉज मैंने उनको 1-2 बार आपको रिवाइज भी करवाया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये एक फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 31, लेकिन इसको अमेंड किया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ठीक है। अब क्या है? अब राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है एंड इट इज़ अवेलेबल टू एनी पर्सन, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडियल को प्रमोट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 21 हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। आर्टिकल 21A क्या है? वो है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। ये हो गया था एड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ये पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में ये वाला क्वेश्चन आया था कि जो आर्टिकल 21 है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये किस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में आया था? किससे आया था? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002,
ठीक है, और 6 to 14 ईयर्स के बीच में जिसकी एज है, ही हैज़ द राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ऑल राइट। आर्टिकल 30 को बोलते हैं, आर्टिकल 30 इज नोन एज चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट्स। ठीक है, वो क्या है, वो ये है। आर्टिकल 30 क्या है? आर्टिकल 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटीज़ को ये राइट है कि वो एस्टैब्लिश भी कर सकती हैं और चला भी सकती हैं क्या? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसको बोलते हैं चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट्स। और जो आर्टिकल 32 है, इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। वो क्या है? वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं या हो रहे हैं तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, और कोर्ट आपको आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं होने देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स कहीं भी वायलेट होते हैं तो यू कैन अप्रोच कोर्ट। ऑल राइट, आई होप इस लेक्चर से आपको फंडामेंटल राइट्स याद करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, और जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का, वो आप अपने सर से सीखोगे, जहाँ से आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पॉलिटी, या जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, आप डिटेल्ड जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो आप वहाँ से समझोगे। ठीक है, ये बस मैंने आपके लिए एक ट्रिक लाई थी टू रिमेंबर फंडामेंटल राइट्स। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो आप इसको यूज़ करके ये फंडामेंटल राइट्स याद कर सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी नहीं लगी, आपको लगता है कि ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, आप इसको छोड़ सकते हो। जैसे आपको मर्जी वैसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, एट द एंड हमें याद होना चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हो। मुझे कोई डिसलाइक करने से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टेक केयर एंड आई होप टू सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। फी अमानिल्लाह।